हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आपका वेलकम करता हूं एक बेहतरीन से सेशन में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। और आज अपन लेने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड के ऊपर लेक्चर नंबर 4। चलिए देखते हैं बच्चा लोग आज क्या क्या करेंगे अपन। आज पढ़ेंगे अपन कूलम्स लॉ, फ्रिक्शनल चार्ज, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और इन सब से पहले क्या पढ़ेंगे? रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का, क्योंकि थोड़ा 2 दिन का गैप था और मैंने बोला था कि अभी बच्चों के साथ बात करेंगे, इसीलिए रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। चलिए रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। चलिए तो इन सब का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास का। तो इन सब की शुरुआत करने से पहले कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक 3-4 क्वेश्चन भी करेंगे। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास का। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, जरा जल्दी से बताइए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? तो जल्दी से खुश हो जाओ, चेहरे पे खुशी ले आओ कि हम पढ़ाई शुरू किए हैं अपना, एकदम जोर शोर से फोड़ेंगे, सब कुछ सही होगा, एकदम जरा सा भी टेंशन की बात नहीं है। एकदम हम पूरा फाइट कर रहे हैं और हम अपने सिचुएशन को विन करेंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सर एकदम दिल में खुशी लेके हम काम करेंगे अब और लगेंगे बिल्कुल पढ़ाई में। तो जब मैं बात कर रहा था कि हम अभी तक पढ़ रहे थे किसके किसके बारे में, बताओ। चैप्टर तो हमने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिक चार्जेस ए फील्ड। अभी तक हमने चार्ज के बारे में खूब सारा चीज सीखा है। तो क्या क्या देखा है? चैप्टर क्या है अपना? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस चार्जेस एंड फील्ड। ओके, बहुत बढ़िया बात है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमने पढ़ा है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज हमने बताया कि चार्ज एक अनडिफाइंड टर्म है, ऑल्दो चार्ज एक प्रॉपर्टीज है मैटर का, जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को समझते हैं। फिर हम उस इंटरेक्शन को समझने के लिए एक चीज बोले पॉजिटिव चार्ज और दूसरा बोले नेगेटिव चार्ज, तीसरा बोले न्यूट्रल। न्यूट्रल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर होगा, P बराबर N हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन क्यों लिख दिया? मैं पगला गया हूं मैं, न्यूट्रॉन नहीं है ना, यस इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा प्रोटॉन से। ये हमने पहला चीज समझा। फिर हमने दूसरा चीज समझा कि किस तरीके से ये जो चार्ज है ये हम बहुत तरीके से पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले चार्ज जो भी होता है उसका सबसे मिनिमम चार्ज जो ट्रांसफर हो सकता है वो E होता है। E इज द मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज, जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। ये मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज है जो एक बॉडी से दूसरी जगह जा सकता है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा 3 प्रिंसिपल। पहला पढ़ा क्या, जल्दी से बताओ? अलजेब्रिक सम, चार्ज का प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा कि चार्ज जो होता है वो हमेशा नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज वो हमेशा सबका अलजेब्रिक सम होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये क्या बता रहा है? अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस। फिर पढ़ा हमने क्या, जल्दी से बताओ? हमने पढ़ा कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। जो भी आइसोलेटेड सिस्टम में इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज बराबर होगा, कहाँ पे? आइसोलेटेड सिस्टम में, यस। फिर हमने क्या पढ़ा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q जो होगा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस और E हो सकता है। तो ये चीज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ा कि अलजेब्रिक सम होता है नेट चार्ज जो होता है, और ये क्या, इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज हमेशा बराबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। और दूसरा हमने क्या पढ़ा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर चार्ज के बाद हमने पढ़ा चार्जिंग का प्रोसेस, जिसमें पहला क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कंडक्शन प्रोसेस। और फिर हमने क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ? इंडक्शन प्रोसेस। जल्दी से बताओ, कंडक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा? इंडक्शन प्रोसेस। बोलो हाँ है ना। हमने इंडक्शन में एक बहुत बढ़िया चीज सिखाया है कि इंडक्शन हमेशा अपोजिट चार्जेस को लाता है। इसमें डायरेक्ट टच की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, और कंडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट टच की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टच के चक्कर में क्या किया हमने? 2 स्फीयर्स लिया था, एक R1 का, और इसके ऊपर मान लिया कोई भी चार्ज है, लेट इट बी क्या, कैपिटल Q लिख लेते हैं 1, और एक दूसरा स्फीयर लिया था मान लो R2 का, और इसके ऊपर लेट इट बी चार्ज क्या था? Q2 था। और इसको एक फाइन वायर से कनेक्ट किया था। याद आ रहा है तुम लोगों को? क्या किया था अपन ने? फाइन वायर से कनेक्ट किया था। तो यहाँ पे इंडक्शन से पहले
थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो जब फाइन वायर से अपन ने कनेक्ट किया था इसको, तो इसके ऊपर क्या हुआ था, स्विच लगा के कनेक्ट किए। तो ये तब तक इधर से उधर जाता है जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए और चार्ज नेट कंजर्व रहता है। तो जब ऐसा होता है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाता है। तो ये काम दो प्रोसेस में होता है, पहला जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, और दूसरा कि चार्ज नेट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व्ड होता है, कंजर्व्ड होता है। इन दो चीजों को अपन ने सॉल्व किया था, याद है तुम लोगों को। फिर बताया था इसके ऊपर फाइनल चार्ज मान लो Q1 है स्मॉल का, इसके ऊपर फाइनल चार्ज Q2 है मान लो स्मॉल का। तो ये जो फाइनल चार्ज ऐसा करने के बाद आएगा इसके ऊपर, ये जो फाइनल चार्ज ऐसा करने के बाद आएगा उसके ऊपर, वो क्या होगा वो हमने बड़ा अच्छे से समझा था, याद है तुम लोगों को। इसका जो Q1 चार्ज है वो हमेशा इसी पे डिपेंड करेगा, यानी कि Q1 चार्ज R1 पे डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों का रेडियस नीचे आएगा, और यहां पे इन दोनों का जो टोटल चार्ज है पहले वाला वो हम लिखते हैं, याद आया तुम्हें। ऐसे ही Q2 जो होगा वो दूसरे का चार्ज है तो दूसरे के रेडियस पे डिपेंड करेगा, और नीचे सम ऑफ द रेडियस होगा और यहाँ पे टोटल चार्ज होगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट ये दोनों फॉर्मूला हमने क्या किया था, प्रॉपर डिराइव किया था, बोलो हाँ है ना। और इन दोनों फॉर्मूला के साथ हमने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज सीखा, बताओगे क्या? यस सर, बिल्कुल बताएंगे कि चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला था जब पोटेंशियल बराबर किया था स्फेरिकल बॉडी का, तो KQ/R1 और KQ/R2 भी यूज किया था। मस्त वाला मजा आ रहा होगा, और पूरा रिवीजन मैंने 3 लेक्चर का तुम्हें करा दिया। इंडक्शन में मैं बोला कि टच होने की आवश्यकता नहीं, सारा काम दूर से होगा बेटा, सारा काम दूर से होगा। ये कोई आइसोलेटेड बॉडी है, और कोई भी एक तुम पॉजिटिव चार्ज लाते हो, तो इसका स्टेप बताया था मैंने तुम्हें कि तुमने यहाँ पे क्या किया, जल्दी बताओ। तुमने पॉजिटिव चार्ज लाया, अरे क्या किया मेरे दोस्त, पॉजिटिव चार्ज लाया। तो यहां से इसके ऊपर क्या हुआ था, निगेटिव चार्ज आ गया था। फिर क्या हुआ था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज आया था। यानी कि अगर ये चार्ज आया है तो जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अभी इसके ऊपर नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। फिर इसके बाद जो इसका सेकेंड स्टेप था, उसमें इसको हमने क्या किया था, ऐसे डॉट 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 करके यहां तक लाके अर्थिंग किया था। ये सेकेंड स्टेप में किया था हमने, और अर्थिंग के प्रोसेस में ये सारे चार्ज खत्म हो गए थे, और फिर अर्थिंग भी हटा दिया मैंने और ये भी हटा दिया, तो ये निगेटिव चार्ज स्प्रेड हो गया। तो ये तरीका था कि कोई भी इंडक्शन के प्रोसेस से किस तरीके से एक अनचार्ज बॉडी के ऊपर हम चार्ज लाते हैं। बात आया समझ में? तो अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो यहां पे आता है क्या, निगेटिव चार्ज, उल्टा आता है हमेशा। अब ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है आज वो भी बताऊंगा चार्ज, ओके। और खूब सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर नीट में पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये पेज इधर की तरफ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है उसको लिख देता हूँ, नहीं तो जी दिक्कत कर रहा है ये तुम लोगों को। न्यूट्रल के लिए बोला था कि एक पॉजिटिव निगेटिव, दूसरा न्यूट्रल, याद रहेगा, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर होता है। ओके दोस्त, यस सर, बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कोई परेशानी की बात हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं है। तो न्यूट्रल बॉडी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर होगा। ये अभी तक के 3 लेक्चर में हमने पढ़ा। देखो ये 3 लेक्चर का पूरा पढ़ाई मैंने 8 मिनट के अंदर सब रिवाइज करवा दिया। ये तरीका है, और मैं हमेशा ये करूंगा तुम्हारे लिए। जब पूरा लेक्चर हो जाएगा तो 1 घंटे का रिवीजन, सोचो मेरा मेहनत क्या हो रहा है तुम्हारे लिए, कितना हम सोच रहे हैं तुम्हारे लिए। तो तुम्हें बस अपने आप को काम रख के फुल फोकस्ड काम करना है, और मेरा एक लाइन हमेशा याद रखना है, हमेशा, कि हम दिन रात मेहनत करके ही बनने वाले हैं। हमें किसी भी तरीके से डर नहीं है, और हमें ना आराम की जिंदगी पसंद है। हम खूब सारा मेहनत करके दुनिया का हर एक चीज प्राप्त करने वाले बच्चे हैं। तो याद रखना है हमेशा, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें पैदल ही जाना है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है।
समझ आया ना बेटा? तो हम कोई हवाई जहाज उड़ के नहीं आए हैं, हम तो गांव से आए हैं। दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात फाइट करेंगे। और हमें आदत है यार, मुझे आदत है, मैं बचपन में मुझे याद है जब वो गर्मी हुआ करती थी तो आम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे तो पसीना पसीना हो जाया करते थे। अभी ना यार, बाहर आ गए तो पंखा मिल गया, ऑफिस जाएंगे एसी मिल गया, ये मिल गया। लेकिन समय क्या था वो सोचो। तो एक गरीबी से निकला हुआ बच्चा हूं मैं भी। और मुझे पता है, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं जहाँ पे वो याद है तुम लोगों को, वो चटाई नीचे बिठा देते थे, है ना? कोई भी ऐसे प्लास्टिक का बोरा बोलते हैं हम लोग उसको, जानते ही हो तुम लोग, बोरा लेके जाते थे ऐसे, है ना? और 5 क्लास तक तो इंग्लिश पढ़ा नहीं भाई हम लोगों ने। 5 क्लास तक सोच लो तुम। तो हम तो 5 क्लास तक ऐसे ही घर में कोई दादाजी पढ़ा दिया करते थे। लेकिन हम सरकारी स्कूल वाले में पता है क्या होता है, 1 2 3 4 में कोई इंग्लिश भी नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, सही बता रहा हूँ, मजाक मत मान लेना तुम लोग। लेकिन मेहनत के बलबूते पे अगर मेरे को ये सब चीज सीख सकता हूं मैं, तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो। तो एकदम जान लगाओ, एफर्ट दो, हर एक चीज तुम कर सकते हो। मुझे तो ये लगता है जब इतने अभाव के साथ मैं कर सकता हूं अकेले, तो तुम लोग के साथ तो मैं हूं यार। मुझे तो हर एक चीज मिस्टेक पता चला। तो तुम फोड़ोगे, बस विश्वास रखो और खूब सारा मेहनत करो। और मेहनत के बलबूते पे दुनिया का हर एक चीज प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना दोस्त? तो एकदम इस तरीके से रिवीजन भी करो। और हर एक समय अपने दिमाग में रखो, गोल फोकस्ड रखो। और एकदम तुम अपने अंदर आग जलाओ यार। क्यों लोगों के बारे में सोचो, अपने घर वालों के बारे में सोचो, पिताजी माताजी कितना कष्ट करके तुम्हें पढ़ाते हैं। फिर तुम्हारे लिए मोटिवेशन की क्या जरूरत है? तुम अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड हो, तुम बने ही हो दुनिया को जीतने के लिए। एक मिडिल क्लास वाला फैमिली, लोअर क्लास वाला फैमिली जिसको कुछ नहीं मिलता है, वो बनता ही है जंग जीतने के लिए भाई। दुनिया जीतोगे, अपने आप को समझो, मेहनत करो। एक अभी समय है, कोई तुम्हें नहीं फोन कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब सब तुम्हारे पास आएंगे। कोई फोन करके बोलेगा भाई मेरा नंबर लगा दो, भाई मेरे को इलाज कर दो। जब तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनोगे, लोग तुम्हारा नाम करेंगे। लेकिन बच्चों, उस सब चीज़ को भूलो मत जहाँ से तुम आ रहे हो। तो एकदम जो लोअर मिडिल क्लास का फैमिली है, जिनके पास स्कार्सिटी है, वही बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो मैं उन सबको बोलता हूँ, हम लोग बने ही हैं दुनिया को जीतने के लिए। और अपने मेहनत के बलबूते पे हम दुनिया को है ना दोस्त? तो फाइट मारते हैं ना, क्या दिक्कत है? मारते हैं फाइट सर खुश होके। डरना नहीं है, लड़ना है बस। डरना नहीं है, लड़ना है। तो ये देखो, इतना बढ़िया रिवीजन हो गया। अब एक बच्ची ने मुझे, अच्छा एक क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, सीखते हैं, डेवलप करेंगे स्किल्स। फुल कंसंट्रेशन मुझे देना। लेकिन इससे पहले बोल क्या रहा था, एक बच्ची ने मुझे बोला एनसीईआरटी का, सर एनसीईआरटी के ये कुछ, अच्छा ये क्वेश्चंस एक और मैं ले लूंगा ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, ये भी है और ये भी है। एक कप वाला, अच्छा अभी है नहीं तो कोई नहीं, ये कर लेते हैं आज। देखना तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो देखो वो बच्ची पढ़ी है, तभी तो ये डाउट मुझसे पूछ पा रही है। सोचो तो ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे साथ के साथ। तो हर एक चीज कवर होगा। एनसीईआरटी कभी पूछ लिया तो ये भी कवर करते हैं अपन, ठीक है ना? सब कवर करेंगे अपन। पहले ये पढ़ो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन के पापा जी हैं। पढ़ो ध्यान से। बोला 5 स्टेरोफॉर्म बॉल्स। नहीं पता है क्या होता है, छोड़ दो, कोई बॉल है बस, ऐसा ही बोला, रहने दो। बॉल तो बोल दिया ना। इंग्लिश ज्यादा दिक्कत कभी जीवन में नहीं करता है। 5 ऐसे बॉल हैं, 5 ऐसे बॉल बना लो। एक, ठीक है बेटा। दो, ठीक है बेटा। तीन, ठीक है बेटा। चार, ठीक है बेटा। 5 नामकरण कर लेंगे। ए बी सी डी ई आर यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड ऑन द बॉल्स एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्वेशन मिला क्या, कि बॉल ए रिपेल सी। मैंने बताया था कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कितनों को याद है, जल्दी बताओ? रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। याद है तुम लोगों को? रिपल्सन जो है, रिपल्सन, रिपल्सन, ये इससे ही हम श्योर टेस्ट करते हैं। रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कंडक्शन से नहीं होता है, क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कोई अनचार्ज्ड बॉडी को भी चार्ज किया जाता है। तो पहले ये तो अनचार्ज्ड बॉडी था, लेकिन एक चार्ज बॉडी इसके सामने लाओगे तो ये इसके निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसको अट्रैक्शन प्रोसेस करा देता है। क्या कि पॉजिटिव निगेटिव में होता है अट्रैक्शन,
निगेटिव निगेटिव में होता है रिपल्सन और पॉजिटिव पॉजिटिव में होता है रिपल्सन, है कि नहीं? तो निगेटिव और पॉजिटिव में होगा अट्रैक्शन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज्ड बॉडी, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, उसमें भी अट्रैक्शन होता है। यही तो पढ़ाया था तुम्हें इंडक्शन में बहुत बढ़िया तरीके से। क्योंकि ये कोई भी चार्ज यहाँ पे लाओगे, ये विजिबल थोड़ा सा कम है तो इसको बड़ा बना देता हूँ थोड़ा। कोई भी तुम चार्ज लाओगे, सपोज करो ये चार्ज लाओगे, यहाँ से यहाँ तक देखो ध्यान से, ये चार्ज लाओगे ऐसा, तो यहाँ पे जब तुम चार्ज लाते हो तो क्या होगा जल्दी से देखना, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब विजिबिलिटी है इसकी कि नहीं, देखना। हाँ सर, अब पॉजिटिव चार्ज लाए तो ये अपने आप यहाँ के निगेटिव चार्ज को खींचा और निगेटिव पॉजिटिव नजदीक है, ऑल्दो उतना ही जितना निगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होता है उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस हुआ है। देख लो, ये जितना निगेटिव नंबर ऑफ चार्ज इंड्यूस हुआ उतना ही पॉजिटिव नंबर ऑफ चार्ज इंड्यूस हुआ है, सिमिलर नंबर ऑफ चार्ज है। लेकिन ये निगेटिव चार्ज जो है वो क्योंकि नजदीक है तो ये दोनों अट्रैक्ट करने लगता है। तो एक न्यूट्रल बॉडी में भी, न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, खत्म, इस पे कोई चार्ज नहीं है अभी के समय में। फिर ग्राउंडिंग करते हैं, फिर ये वाला चार्ज खत्म होता है, फिर ये वाला चार्ज सिर्फ निगेटिव होता है, फिर इसको हटाते हैं, ग्राउंडिंग को हटाते हैं तो निगेटिव चार्ज आया। अभी थोड़ी है, अभी तो नेट चार्ज 0 है। तो ये न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी में भी अट्रैक्शन होता है, बड़ा अच्छे से समझाया। अट्रैक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और दूसरा न्यूट्रल, एक निगेटिव और दूसरा न्यूट्रल, इसमें भी इन सब में अट्रैक्शन पॉसिबल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हूं मैं, देखो, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव है दोस्त, निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं, 0, इसमें भी अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज, हाँ सर, और निगेटिव, इसमें भी अट्रैक्शन होगा। निगेटिव और पॉजिटिव, उसमें भी अट्रैक्शन होगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल जिसपे कोई भी चार्ज नहीं हो, इस पे भी अट्रैक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, निगेटिव और न्यूट्रल भी अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव और न्यूट्रल भी अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन से पता ही नहीं चलेगा क्या है। लेकिन रिपल्सन जो भी होगा तो ये गारंटी है कि 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों चार्ज निगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये मैं पढ़ाया बड़ा डिटेल में, लेकिन रिवीजन करवा दिया। नाउ द पॉइंट इज, बोला है बॉल ए रिपेल सी, यानी कि ऐसे नाम दे देता हूं। अब देखो, थोड़ा ए और सी की बात किया तो ए और सी को नजदीक नजदीक रख लेता हूं, जो जो बात कर रहा है उसको नजदीक रखता हूं। ए और सी, या ऐसे भी लिख लो, ए बी सी डी ई। चलो, बोल रहा है ए और सी में बात चलाया इसने, बात चला के बोला ए रिपेल सी। तो ए अगर पॉजिटिव होगा तो सी भी पॉजिटिव होगा, ए अगर निगेटिव होगा तो सी भी निगेटिव होगा, क्योंकि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर ए सी को रिपेल किया है तो पक्का दोनों सेम चार्जेस के होंगे, न्यूट्रल नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अट्रैक्शन में न्यूट्रल की पॉसिबिलिटी आती है, रिपल्सन में कभी नहीं आती, क्योंकि कभी भी एक चार्ज लाओगे तो उसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस करता है हमेशा, तो वो ऑलवेज अट्रैक्ट होता है। समझ आ रहा है ये लाइन? तो जल्दी से कमेंट करके बता दो, हाँ सर ये जो बोला है आपने ये बड़ा अच्छे से हमें समझ में आया है। अब अगला देखो, बोला एंड अट्रैक्ट्स बी, ए रिपेल्स सी एंड अट्रैक्ट बी, यानी कि ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर B को अट्रैक्ट कर रहा है तो B अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये दोनों में से कुछ भी है तो ये न्यूट्रल भी हो सकता है। यानी कि B का 3 पॉसिबिलिटी है अभी, यदि A और B को अट्रैक्शन मिल रहा है। यानी कि अगर बोल रहा है बॉल ए रिपेल्स सी एंड अट्रैक्ट्स बी, तो बॉल ए जो है सी से रिपल्शन है तो सेम चार्ज होगा हमेशा, और बी के साथ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है मतलब इसका अपोजिट चार्ज होगा, देखो, या न्यूट्रल भी हो सकता है। ऐसे सोचना है, मैं सब कुछ सोचवा दिया हूं मैं, इसीलिए इतना बड़ा क्वेश्चन आया। ये एक नहीं 5 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो अगला चीज समझते हैं। बोल रहा है बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। ये बड़ा अच्छा लाइन दिया, ये देखो, बोल रहा है बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, बॉल डी
अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, यानी कि डी का कोई इफेक्ट ई पर नहीं है, डी का कोई भी इफेक्ट ई पे नहीं है, यानी कि ई पे भी कोई चार्ज नहीं है और डी पे भी कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर कोई चार्ज होता तो दूसरे को क्या कर देता, वो इंड्यूस करके अट्रैक्ट कर लेता। अगर कोई चार्ज होता पॉजिटिव या नेगेटिव तो डी ई को या ई डी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता। बोल रहा है बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, बहुत बढ़िया, बट हैज नो इफेक्ट ऑन ई, यानी कि डी का इफेक्ट ई के साथ नहीं है, यानी कि डी और ई दोनों न्यूट्रल है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में मिल गया, अब यहां पे मिल गया हमें, जैसे अभी मिला है ब्रेक थ्रू वैसे ही ब्रेक थ्रू। मजा आया तुम्हें, डी और ई कंफर्म 0 और 0 है, तो डी 0 है और ई 0 है, और डी में चार्ज है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, और ई न्यूट्रल है तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया तो ये भी, यानी कि यही आंसर होगा। बिना कुछ किए हम बोल सकते हैं सी आंसर है। अभी देखो कैसे ऑप्शन से खेलना सिखा दिया मैंने, तुम्हें आंसर निकाल दिया मैंने इतना ही करके, लेकिन पूरा सिखाऊंगा मैं तुम्हें। लेकिन देखो कंफर्मेशन यहां से मिला, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, बी के बारे में भी बात करने वाले हैं अभी, रुको, बट बोल रहा है हैज नो इफेक्ट ऑन ई, तो डी का जब ई पे कोई इफेक्ट नहीं है तो ना ये चार्ज होगा ना ये चार्ज होगा, तभी ऐसा हो रहा है, यानी कि डी और ई दोनों 0 0 हैं, तो दोनों में 0 0 यहां है नहीं खत्म, यहां है नहीं खत्म, यहां आया रुको, यहां है नहीं खत्म, तो सारे ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो यही बचा, तो यही आंसर होगा, खत्म करो। लेकिन क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए पूरा सॉल्व करवाना सिखा रहा हूं, तो देखो फास्टर भी बना दिया मैंने तुम्हें, जहां पे मिला तुरंत ऑप्शन पे कूदे, यहां पे पॉसिबिलिटीज थी तो अभी नहीं कूद सकते ऑप्शन पे, यहां श्योरिटी हो गया, तो अगर श्योरिटी हो गया तो कूदेंगे बिल्कुल इस तरीके से। और ये बिल्कुल नीट लेवल का क्वेश्चन मैंने बनाया, सब लोग पुराने क्वेश्चन सिर्फ इंटीजर सिंगल करेक्ट करवा रहे हैं तुम्हें, मैं ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ढूंढता हूं, फ्रेम करता हूं, दिमाग लगाता हूं, क्योंकि एनटीए वैसे क्वेश्चन 2024 में खूब पूछी है, 3-4 स्टेटमेंट और फिर इस तरीके का, तो ऐसा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक फंसोगे। तो तुम्हें ये चीज समझना है कि अब समय आ गया है पूरा 180 पे वार करने का, और 180 का वार आदित्यानंद तुम्हें नायाब बैच में बिल्कुल 180 आउट ऑफ 180 पे करा रहा है। लेकिन तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि खूब सारा शेयर करो, और यार तुम लोग सब्सक्राइब करो, यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार चैनल को, तुम लोगों में से मैं देखता हूं लोग 50% लोग बस देख के निकल देते हैं, सीख रहे हो और फायदा हो रहा है तो एक बटन है यार दबा दो यार, क्या फायदा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और कुछ भी नहीं है। ऑल्दो आप लोग फ्री में पढ़ रहे हैं इसके लिए भी मुझे दिक्कत नहीं है, आप अपना समय दे रहे हैं वही मुझे बहुत है, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा, लेकिन ये उन बच्चों तक भी पहुंच पाएगा जिनको इसकी सख्त आवश्यकता है, तो थोड़ा कंट्रीब्यूट भी होगा सोसाइटी को और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा यार। चलो तो ये सीखा तुमने, अब इसको यहीं पे रखते हैं, ये आंसर निकल गया, इसको फिर से कॉपी कर सकता हूं मैं, क्या कॉपी कर लिया, तो ये सीखना है कि सर ने कैसे आंसर निकाल दिया। अब अगला ये बचा हुआ है और निगेटिव, अच्छा ये भी बचा हुआ है, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, तो डी और बी में अट्रैक्शन हो रहा है, यहां से भी मजा आ गया, इसका मतलब एक और चीज पता चला कि बी न्यूट्रल नहीं हो सकता, ये खत्म हो गया, देखो बी न्यूट्रल नहीं हो सकता, ये यहां से पता चल गया कि बी अगर न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल और न्यूट्रल में अट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म न्यूट्रल है, तो या तो ये निगेटिव है या ये पॉजिटिव है, या तो ये निगेटिव है या तो ये पॉजिटिव है। देखो कितना मजा आ रहा है, देखते जा रहे हो कैसे निकलता जा रहा है। अब सारे पॉसिबिलिटी पे काम करो फिर पॉसिबिलिटी खत्म करते जाओ। अब देखो बोला निगेटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई, एक निगेटिव चार्ज रॉड, निगेटिव चार्ज, ये मजा दे दिया अब यार, अब आ गया मजा मुझे, ये निगेटिव चार्ज है तो ई को अट्रैक्ट कर रहा है, करने दो, ये तो करेगा ही, पता है ये न्यूट्रल है तो ये कर ही लेगा, लेकिन मजा तब आया जब एक निगेटिव चीज ए को अट्रैक्ट किया, ए को अट्रैक्ट तभी कर सकता है जब ये पॉजिटिव हो, तो ये खत्म हो गया, जब ए पॉजिटिव होगा तो सी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सी भी रिपेल किया था, ऊपर में हमने यही पढ़ा, बॉल ए रिपेल सी, तो ए और सी में रिपल्शन हुआ, यानी कि जो ये होगा वही ये होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक निगेटिव का इफेक्ट अट्रैक्शन का है,
और ये पक्का पॉजिटिव या निगेटिव में कोई था तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि निगेटिव के साथ अट्रैक्ट तभी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। खुद अब दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना बिना आंसर देखे हुए। इस क्वेश्चन को कल लास्ट क्लास में होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, तो पीडीएफ में देख भी सकते हो। मजा आ रहा है तुम्हें? तो ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसके बारे में भी पता चलेगा। बोल रहा नेगेटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स बोथ एंड सी। अब एक और इंफॉर्मेशन ऊपर हमने लिया था क्या कि डी बॉल ए रिपेल सी एंड अट्रैक्ट बी। अगर ए सी को रिपेल कर रहा है तो पॉजिटिव, और बी को अट्रैक्ट कर रहा है ए, और ए है पॉजिटिव, तो ये पक्का निगेटिव होगा। देखो ये भी खत्म हो गया। देखा, सारी पॉसिबिलिटी खत्म हुई और एक आंसर मिला, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव 0 0। देखो पॉजिटिव, अरे वाह 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 सर, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। मजा आया कि नहीं तुम लोगों को? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव 0 0। सर आपने मजा दिला दिया, और आपने आंसर तो पहले ही निकाल दिया था कि इन दोनों को देख के, लेकिन आपने एक एक चीज को सिखाया है हमें। अगर तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है ना, और ऐसे क्वेश्चंस में ला रहा हूं जो कि खूब सारा चीज तुम्हें सिखा के देगा, तो जरूर कमेंट करके बताना यार, वहां से मुझे एनर्जी मिलती है। और शेयर करना दोस्तों, खूब सारे लोगों को सब्सक्राइब भी करवाना, एकदम मिलजुल के। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन मैंने ये वाला दिया था अट्रैक्शन रिपल्सन के ऊपर, इसको फिर से अटेम्प्ट करना। फिर नहीं होगा फिर से बता दूंगा, लेकिन अटेम्प्ट करना, टाइम देना 3 मिनट। मेरा मतलब है तुमसे सिर्फ कि अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट द प्रॉब्लम। जब भी मैं कोई होमवर्क देता हूं तो मैं चाहता हूं तुम्हारा दिमाग चले। अटेम्प्ट द प्रॉब्लम, जैसे ही प्रॉब्लम आएगा आई विल आंसर एवरीथिंग। ये वाला क्वेश्चन को भी एक बार और अटेम्प्ट करो, 1 मोर अटेम्प्ट दो, टाइम दो 3 मिनट, अपना दिमाग को खोलना है। मेरा पर्पस है तुम्हें आज के बाद से कोई टीचर की जरूरत ना पड़े, तुमको इतना फिजिक्स सिखा दूं कि तुम टीचर से इंडिपेंडेंट हो जाओ। इसीलिए देखो 1 2 3 इतने सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके तुम्हारे लिए एक बढ़िया क्वेश्चन करा दिया। तो 2 अटेम्प्ट करना, नहीं होगा तो वरीड मत होना। मेरा होमवर्क से मतलब है बस यू हैव टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम। अपना समय दो क्वेश्चंस को, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, हम सीख रहे हैं अभी, हड़बड़ाओ मत। हड़बड़ा के कभी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे, कोई चीज नहीं सीख पाओगे यार। अभी तक यही तो किए हो, सीखे हो गया, तभी तो नहीं सीख पा रहे हो। एकदम पेशेंसली और खूब सारा मेहनत करो, जैसे मैं गाइड कर रहा हूं वैसे करो, मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, मजा आएगा तुम्हें। और फिजिक्स के बलबूते पे जेईई मेन में सेलेक्ट कराता हूं मैं तो बच्चों को। 100 मार्क्स आ गया सेलेक्ट, क्योंकि 150 200 पे तो एनआईटी मिलता है, बाकी दोनों मिलके 30-30 भी लेगा तो भी सेलेक्ट। अभी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कराऊंगा मैं, एकलव्य एंड नायाब दोनों में। 360 नीट वाले को और 200 मार्क्स जेईई वाले को। तो खुश हो जाओ, सारा सिलेक्शन इधर से ही है इस बार। चलो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला इफ 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? ये बोल रहा है 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड लगता है। यही तो हुआ मतलब इसका। क्या बोल रहा है, दोबारा से रीड करते हैं इसको। बोल रहा है 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट अ बॉडी। कोई एक बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकले जा रहा है, तो ये तेजी में निकले जा रहा है, खुपाच 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 एकदम खट 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 खट। 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेकेंड निकल रहा है, इसका ये मतलब। बोल रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसके ऊपर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनता जा रहा होगा, तो ये चार्ज का वैल्यू कितना बोला इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, Q कितना है 1 कूलम। मैंने अभी सिखाया Q किसके बराबर होता है, Ne के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकला वो बताओ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकला वो Q/E के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? जब इसको थोड़ा और सॉल्व किया हमने तो Q का वैल्यू आ गया 1 कूलम और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब देखो ये 10 का पावर -19 ऊपर गया दोस्त, और ये 1.6 को भी सॉल्व करते हैं तो पॉइंट ऊपर गया तो हो गया 10। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, पॉइंट हटाया तो हो गया 10, और ये ऊपर गया तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको हटाऊं, माइनस को हटाऊं, कट किया, और इसको 10 का पावर 19 करूं, तुम्हें कोई हर्जा नहीं सर। अब हमेशा मैं ज्यादा कर देता हूं इसको, तो इसको बोलता हूं एक और 0 दे दो मुझे, बोला ले लो। तो ये बोला एक 0 दे दो, तो ये हो गया 100,
और ये हो गया 10 का पावर 18 और नीचे हो गया 16। अब 16 से इसको कैंसिल आउट करो तो ये हो गया 4 4 जा 16 और 4 से 25 में ये खत्म हो गया। फिर कैंसिल आउट करो, ये 4 से 4 6 जा 24, 4 छक्का 24, बचा कितना 1, पॉइंट दिया तो हो गया 1 के ऊपर 10, 4 2 जा 8, बचा कितना 2 और पॉइंट है तो एक और जीरो अपने मन से आएगा 20, तो 4 5 जा 20, ये हो गया। n का वैल्यू कितना हुआ बताओ 6.25 इंटू 10 का पावर 18। ये इंटीजर है, ये मत समझना पॉइंट है तो ये डेसिमल हो जाएगा, 2 जीरो आएगा और यहां पे खत्म हो जाएगा, तो 625 इंटू 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोलो मजा आया तुम्हें? अरे वाह सर मजा आ गया। यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर हमें 1 कूलम चार्ज चाहिए। ये क्वेश्चन तो पहले भी कराया था कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकलना पड़ेगा अगर पॉजिटिव का है, और 1 कूलम निगेटिव चार्ज अगर लाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ही चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को ट्रांसफर कर सकता है। ऑल्दो न्यूक्लियस के अंदर में हमारे पास क्वार्क्स होता है, जो अपन पढ़ेंगे कहां पे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, है कि नहीं। और अभी मैं केमिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा, जब मैं पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अनस्टेबल न्यूक्लियस में क्या होता है, चेंज होता रहता है, जिसके चलते बीटा डीके होता है। बोलो हाँ है ना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये प्रोसेस भी होता है अंदर में। और एक चीज न्यूक्लियस के अंदर में होता है क्वार्क्स, जो +-2/3 E 1/3 E है। मतलब 2/3 का मतलब कितना हुआ, जल्दी से बताओ, 0.6 E भी है, वो तो वो E से छोटा है। 1/3 E 0.33 E भी है, लेकिन वो क्वार्क्स है जो अनस्टेबल स्टेट में सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। बाहर का मतलब ऐसा नहीं कि वो ट्रांसफर हो सकता है, हो ही नहीं सकता ट्रांसफर। अच्छा, ओके, यानी कि ट्रांसफर सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो 1 कूलम चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा वो 625 इंटू 10 का पावर 16 या 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना मजा आया आप देखो। तो यहां पे 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 सेकेंड में निकलता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बताओ मुझे। 1 इलेक्ट्रॉन 1/10 का पावर 9 सेकेंड में निकल जाएगा। बोलो हाँ ना। 1 इलेक्ट्रॉन 1/10 का पावर 9 सेकेंड में निकलेगा। बोलो मजा आया। अब कहानी कहां पे बन के आ रही है वो देखो, अब कहानी कहां पे बन के आ रही है वो देखो। 1 इलेक्ट्रॉन क्या 1 इंटू 10 का पावर 9 सेकेंड में निकलेगा। अब कहानी कहां बन के आ रही है वो देखो। इसीलिए अगर मैं बोलूं कि मेरे को इतना इलेक्ट्रॉन निकालना है भैया, तब तुम्हारे ऊपर 1 कूलम का चार्ज आएगा। तो इसने पूछा हाउ मच टाइम, क्वेश्चन तो समय में पूछ रहा है सर। हाँ समय ही तो निकाल रहे हैं, समय ही निकाल रहे हैं। तो यही तो समय निकल रहा है कि 10 का पावर एक एक नियम बेटा, जो अभी एनटीए ने किया। भाई साहब एक एक नियम पे मार्क्स बढ़ा दिए खूब सारे बढ़ बढ़ के, लेकिन पता ही नहीं चला इस देश में कुछ और भी है। और यहां पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनटीए से क्वेश्चन पूछ दिया, पता चला कि नहीं तुम लोगों को। अरे नीट का रिजल्ट आया जिसमें कि तुमको पता ही है रैंक 1 जो है, रैंक 1 पता है कि नहीं है, मेरे से ही पढ़ा है फिजिक्स भैया, खुद ही बोला है एकदम। जाके इंटरव्यू कहीं और हो रहा था, लेकिन पूरा इंटरव्यू में बोला है कि सर फिजिक्स आदित्य आनंद सही पढ़े हैं। तुम्हें पता ही है मैं उन सब चीज़ों पे थोड़ा वैसे भी कम ही ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे तुम देखे नहीं हो इंटरव्यू। अब इंटरव्यू आएगा 700 वाले, 696 वाले, 705, 720 को ही पढ़ाया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो तुम लोग खुशी रहो। तो 180 वाले फिजिक्स में, और खूब सारे डॉक्टर्स इंजीनियर जो IITs और मौलाना आज़ाद, एम्स दिल्ली, सब जगह पूरा इंडिया में, SMS कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, बिहार में एम्स जोधपुर में, एम्स यहाँ पे जो हरिद्वार, मतलब सब जगह बच्चे हैं। तो अब खूब सारा इंटरव्यू लाइन से आ जाएगा। मेरे पास समय की कमी है, इसीलिए तुम लोग टेंशन मत लो। और इस साल तो रैंक 1 वाले खुद ही बोले हैं कि फिजिक्स से पढ़ा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल इस बार रैंक 1 67 स्टूडेंट को आ गया है, और एनटीए में कहीं ना कहीं घोपला है, घोपला। समझ गए कि नहीं। तो अभी क्या हुआ है, नीट 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनटीए से पूछी है, भैया ये क्या कर दिया, जल्दी से बता दे, एफिडेविट तेरे को देना था,
तूने दिया नहीं भैया। उसके बाद अपने ही मन से नए कानून बना दिया, बिना एफिडेविट फाइल किए हुए बच्चों को ग्रेस मार्क्स डाल दिया। पता चला कि नहीं तुम लोगों को? भाई भर भर के ग्रेस मार्क्स दे दिया है। तो हालात ये हो गए हैं बेटा, ठीक है। तो तुम लोग मस्ती में रहो। जैसे इस बार तथागत ने लाया है पूरा का पूरा 720, वैसे ही मुझसे पढ़ने वाला हर एक बच्चा अगली बार लाएगा 720। समझ गए ना? और फिजिक्स में 180 तो फोड़ेगा ही, केमिस्ट्री में 180 फोड़ेगा ही, और ऐसे गाइड करूंगा कि बॉटनी जियोलॉजी में फोड़ेगा। बॉटनी जियोलॉजी में तो सिर्फ एनसीईआरटी 10 बार पढ़ना है, 10 बार। सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़ना है, और फिजिक्स के लिए तो आदित्य आनंद है ही, केमिस्ट्री भी पूरा पढ़ा रहा हूँ एक क्लब बैच में। तो जैसे लगाया तथागत अवतार ने बनाया है कितने 720, वैसे तुम लोग भी बना लो, फोड़ डालो, फाड़ डालो। समझ गए कि नहीं बेटा? ओके, तो यहाँ पे एक ही नियम चल गया बेटा, 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1/10 का पावर 9 सेकेंड में, इसीलिए इतना इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन कितने देर में जाएगा बताओ? तो वही हो गया कि एक एप्पल का रेट 5 रुपया है, तो 20 का कितना कितना आता ही नहीं तुम्हें? 5 इंटू 20। जब एक पेन का रेट 100 रुपया है तो 2 का कितना 200 रुपए, 100 का कितना 100 इंटू 100 रुपए। तो वही इंटू करते हैं, याद आए कि नहीं? 5 क्लास में, 6 क्लास में, 4 क्लास में, 3 क्लास में पढ़ते थे एक ही नियम। वही है ये एक ही नियम, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो ये 10 का पावर 9 से ये क्या खुपाच हो गया 10 का पावर 9। ये कैसे कर दिया सर? अरे बेस से मैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, 18 में से 9 गया 9। तो ये आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? 6.25 इंटू 10 का पावर 9 सेकेंड। अच्छा, इतना सेकेंड लगेगा इस बॉडी को निकलने में। एनसीईआरटी इस क्वेश्चन को यही नहीं रोकी है, एनसीईआरटी साल तक ले गया। कितना साल लगेगा? एक अगर इतना खतर, ये कम इलेक्ट्रॉन थोड़ी है यार, 10 का पावर 9 बहुत ज्यादा होता है, चीजों को समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ रहे हो तुम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरे बाप रे बाप, 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन पलक झपकते निकल रहा है। बहुत ज्यादा है भाई, ये बहुत ज्यादा है। 1 2 बीच में कितना, 1 सेकेंड, 1 और 2 और 3, सोचो, चलो घड़ी चला रहे हैं। 1 2 3 2 सेकेंड बोल दिया मैंने बीच में, सोच लो। 1 के बाद 1 सेकेंड का गैप के बाद 2 बोला, फिर 1 सेकेंड के बाद 3 बोला, 1 तो बस ये जो गैप था ना डेल्टा टी, इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा टी। ये डेल्टा टी जो है ना भैया वो 1 सेकेंड है, और 1 सेकेंड में भैया इतने इलेक्ट्रॉन निपट चुके हैं। सोचो क्या खतरनाक लेवल पे निकल रहा होगा यार भाई साहब। दर 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 दर, मैं तो बता ही नहीं सकता। दर दर बोला हो गया 1 सेकेंड, मैं तो 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा दर 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 दर। लेकिन ये 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 1 सेकेंड। इतना फास्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फिर भी 1 कूलम चार्ज लाने के लिए हमें कितना समय चाहिए समझो? 625 इंटू 10 का पावर 9। अब इसको थोड़ा डेसिमल हटाता हूं, 3 जीरो इधर पकड़ा देता हूं, 2 जीरो, तो 625 इंटू 10 का पावर 7। चलो तो देखते हैं, 625 इंटू 10 का पावर 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, अरे बाप रे बाप, ये कितना सेकेंड है? इसको क्या करो, 3600 से डिवाइड करो, ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। पता है ना 3600 सेकेंड बराबर 1 घंटा होता है। 1 घंटा हुआ तो 3600 से डिवाइड किया, अब ये आवर्स में कंप्लीट हो गया। फिर इसको डिवाइड कर दिया मैं 24 से, तो ये दिन में कन्वर्ट हो गया। फिर 1 दिन हो गया, ये दिन इतने दिन हुए। फिर इस दिन को कन्वर्ट कर दिया 365 से, ठीक है, तो ये कितने में, साल में कन्वर्ट हो गया। कितना साल लगा? सॉल्व करके देखना। इसको जब सॉल्व करते हैं तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से 198 साल आता है, ऐसे अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं। तुम लोग चेक करके देखना, इसको चेक करो। यानी कि भैया 198, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, टेंशन मत लो। इसको करो तो डिवाइड, 625 को 1 2 3 4 5 6 7 जीरो को डिवाइड करो, 198 साल तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब 1 कूलम चार्ज आएगा। यस, इसीलिए बताया था ये कूलम बहुत बड़ा यूनिट है। इसीलिए हम क्वेश्चंस में माइक्रो कूलम यूज करते हैं, मिली कूलम यूज करते हैं, नैनो कूलम यूज करते हैं। ये फील आ रहा है फिजिक्स का अब तुम्हें? जब मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर, तो जानते हो दोस्त, उसमें हम ये सब यूज करेंगे।
अच्छा, इसीलिए यहां पे एक कूलम बहुत बड़ा है इसलिए उसे छोटा बनाया गया और 10 का पावर -6 कूलम बोलते हैं, 10 का पावर -3 छोटा बना रहे हैं, 10 का पावर -9 कूलम बोलते हैं, क्योंकि कूलम इज द बहुत लार्जेस्ट यूनिट है। लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट तो फैराडे है, कूलम एसआई यूनिट है, लेकिन कूलम एक बड़ा यूनिट है जो प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। एक कूलम चार्ज लाने के लिए स्फीयर जैसा कंडक्टर चाहिए, क्या पकड़ा रहा हूं, अर्थ जैसा स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए, अर्थ के रेडियस का। सोचो उतना बड़ा हम बना पाएंगे क्या? नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम बढ़िया कैपेसिटर बनाते हैं, दो मिला के। ये सब पढ़ाऊंगा कैपेसिटर, कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, अगले चैप्टर में। लेकिन क्या फील आया तुम्हें कि सर कूलम जो है वो रियली में बहुत बड़ा यूनिट है सर, खतरनाक वाला यूनिट है? फील आ रहा है फिजिक्स का तुम लोगों को? तो इन सब के बाद जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं और अपन एक दो क्वेश्चन होमवर्क देने के बाद तुम्हें मैं समझाना चाहता हूं क्या, कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चल देखो, क्योंकि अब हमें पढ़ना है चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ना है दोस्त? एक हेडिंग दो, चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ना है दोस्त? चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन आता है, 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं। ये चार्ज डेंसिटी 3 होता है। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी जो लेंथ पे होता है, जैसे ये कोई लेंथ है मान लो, इसके ऊपर चार्ज तुमने दे दिया। हाँ सर चलो देते हैं, प्लस 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 प्लस, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज होता है तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज। अगर मैं बोलूं सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज का मतलब हमें कोई सरफेस बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो मम्मी ने बनाया रोटी, अरे मम्मी ने बनाया रोटी प्लेट, इसको क्या बोलते हैं? प्लेट। ये क्या है? सरफेस चार्ज। या फिर तुमने बनाया एक, क्या बनाया सर, सपोज कर लो ऐसे एक चकता बना दिया, चकता। हिंदी में क्या बोलते हैं? डिस्क को चकती, डिस्क है ये, डिस्क का हिंदी में क्या बोलता है? चकती। जैसे रोटी नहीं बनता है बंदी को, क्वाइन देखते हो ना, क्वाइन मतलब सिक्का, सिक्का देखे हो, देखे हो सिक्का। या फिर तुम कोई एक थोड़ा सा ऐसे मेटल का कोई प्लेट काट लो, ये प्लेट हो गया। ऐसे कोई भी ऐसे ऐसे मान लो, सपोज करो, मानने में क्या ही जा रहा है तुमको, ये सपोज करो कि मेरा मेटल है और इतने से काट दिया खूब टकचू, तो ये हो गया क्या? मान लो ये प्लेट है, ये प्लेट है, समझ रहे हो ना? ओके सर, समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया से। जैसे ये मेटल है, जैसे सपोज करो यहाँ से मैंने थोड़ा सा टुक ऐसे काट दिया, तो ये एक सरफेस है। देखो इसमें वॉल्यूम नहीं है, अगर इसको इतने से काट के हटा दिया तो ये एक सरफेस है। ओके सर, समझ में आ रहा है। इस पे चार्ज हो सकता है क्या? हाँ, तो इसके लिए क्या डिनोट करेंगे अपन, बोलो जल्दी से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, लेकिन मुझे पॉजिटिव रहना पसंद है इसीलिए मैं पॉजिटिव लिखता रहता हूं। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं कि निगेटिव नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ओके, तीसरा क्या है सर? तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो कि एक पूरा स्फीयर है, अब ये मान लो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जान के बोला मैंने, क्या दोबारा से ज्ञान लो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये बहुत यूज करता हूं मैं, आज के बाद से बगल में लिख लो, लिखो जल्दी से, जब भी मैं एसएनसी लिख लेना समझ लेना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सर ने लिखा है, एकदम आज के बाद से याद रखना। और एक और चीज मैं बोलूंगा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वॉल्यूम। अच्छा, ये भी लिखूंगा, यूसीडी का मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द वॉल्यूम। तो अगर कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग क्यों लिखा? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में जहां चार्ज देते हैं वहीं पे रहता है, जहां चार्ज देते हैं वहीं पे रहता है। तो मान लो मैंने चार्ज रखा यहां पे, तो चार्ज यहीं पे पड़ा रहेगा अनंत काल तक, ये कुछ नहीं हो सकता। यहां पे रखा यहीं पे रहेगा, यहां पे रखा, 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 ये क्या है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इसीलिए मुझे बोलना पड़ा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी मैं यूसीडी लिखूंगा हमेशा ये नॉन कंडक्टिंग का फील देगा, तुम्हें याद रखना, क्योंकि ये बोलना पड़ता है। कंडक्टिंग में ये अपने आप सेट होता है, वही अभी समझाने वाला हूं। कंडक्टिंग में अपने आप सेट हो जाएगा, अभी समझाऊंगा। तो ये जो चीज मैंने बताया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जरा ध्यान देना, क्या ध्यान केंद्रित करना, इसको डिनोट करते हैं अपन रो से। किससे डिनोट करते हैं जल्दी बताओ? रो रो रो, इसको बोलते हैं रो। ये जो मैंने पढ़ाया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अपन किस चीज से डिनोट करते हैं? सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा से, सिग्मा से।
और लीनियर चार्ज को लैम्डा से। अच्छा, मजा दिया सर आपने, मजा लिया जबरदस्त आपने, तो मैंने भी दे दिया मजा। अब सुनिए, अब सपोज कीजिए कि इसका लेंथ टोटल है L और इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q, तो ये जो लैम्डा है वो क्या होगा बताइए आप, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, और अगर मान लो अपन एक छोटा सा x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट काट दिए, ये dx एक छोटा सा एलिमेंट अब इसमें लेते हैं, जब भी कभी ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज होता है तो यहां पे भी एक छोटा सा ऐसे करके ऐसे एक एलिमेंट ले लेंगे। यहां पे एलिमेंट कैसा होगा जानते हो, एरिया होगा, एक छोटा सा एलिमेंट होगा डी ए एरिया, जिसके ऊपर चार्ज होगा डी क्यू। ये तरीका है, छोटा सा चार्ज छोटा सा एरिया। आया समझ में? तो यहां पे भी, यहां पे एक छोटा सा एरिया ले लो, यहां पे चलो 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 जल्दी से, ऐसे एक मान लो क्यूबिकल एक वॉल्यूम ले लिया, देखो जान के देखो, इसको दिख रहा है ये क्यूब बना दिया मैंने, स्फीयर के अंदर से एक क्यूब काट के निकाल लिया, थोड़ा विजिबिलिटी कम है, नोट्स में दिखेगा अच्छे से तुमको। तो ये क्यूब बनाया मैंने, समझ लो। ये जो क्यूब बनाया उसका मान लो कि वॉल्यूम जो है वो dv है और चार्ज इसके ऊपर dq है। तो छोटा सा चार्ज को लिखने का तरीका है dq, और छोटा सा एरिया dA, छोटा सा वॉल्यूम dv, छोटा सा लेंथ dx या dl भी लिखते हैं इसको, छोटा सा लेंथ, और चार्ज dq। तो जैसे यहाँ पे टोटल चार्ज q है, लेंथ l है, तो q बाय l हो गया। यहाँ पे टोटल चार्ज q है और इसका एरिया a है, तो ये जो सिग्मा होगा वो q बाय a हो गया। देखो देखो देखो, सीखो जल्दी से, सिग्मा क्या हो गया, q बाय a। ऐसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे रो क्या हो जाएगा, q बाय वॉल्यूम। ओके सर, तो ये तो चीज हमें समझ में आया सर कि q टोटल चार्ज है और a एरिया पे है, ये भी समझ में आ गया। तो ये हो गया लीनियर चार्ज, ये हो गया सरफेस चार्ज, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज सर। अब मजा तब आएगा जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि ये बड़की चार्ज और बड़की लेंथ, बड़की चार्ज और बड़की एरिया, बड़की चार्ज और टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम, टोटल लेंथ, टोटल चार्ज, टोटल लेंथ, टोटल चार्ज, टोटल एरिया, टोटल चार्ज, टोटल वॉल्यूम। तो ये हो गया लेंथ तो लीनियर चार्ज, एरिया तो एरियल चार्ज या फिर सरफेस चार्ज, या वॉल्यूम तो वॉल्यूम चार्ज। अब ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको अपन क्या बोलेंगे, डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे अपन, डेंसिटी। तो डेंसिटी भी तुम सब जगह लगा सकते हो। ओके, तो ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हिंदी में क्या पढ़ोगे तुम लोग, जल्दी से बताओ क्या रीड करोगे, इट इज रीड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिख रहा है इंग्लिश तुम्हें, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ये क्या हो गया, ये हो गया चार्ज, जल्दी से बताओ, चार्ज पर यूनिट सरफेस या चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसे क्या बोलोगे जल्दी से बताओ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या बोलोगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या सीखते जा रहे हो तुम लोग? तो हमने लीनियर चार्ज भी देखा, हमने सरफेस चार्ज भी देखा, हमने वॉल्यूम चार्ज भी देखा। ऐसे भी मास भी होता है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, 11th क्लास वाला भी लेक्चर अपना चलता है 8:30 बजे सुबह डेली, और कल भी लेक्चर आएगा, और परसों भी, जैसा मैंने वादा किया था तुम लोगों को कि सैटरडे संडे आएगा। केमिस्ट्री अपन शुरुआत कर देते हैं मंडे से, क्या बोलते हो तुम लोग? मंडे से एकदम बम फोड़ दें पूरा, उसके बाद कभी नहीं रुकेगा। तो कल परसों अपन पूरा फिजिक्स कंटिन्यू करके मंडे से अपन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा? और मैंने बोला था कि लेक्चर आएगा सैटरडे संडे को इस बार, क्योंकि 2 दिन कल परसों नहीं आया था, मतलब वाला। तो तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना, मजा करके फोड़ेंगे। और कल परसों तुम्हारे लिए आ रहा है, तो कल परसों टेस्ट नहीं लेंगे इस सैटरडे संडे, ठीक है? अपन क्या करेंगे जल्दी से बताओ, अपना टेस्ट भी होता है हमेशा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो कल और परसों लेक्चर आएगा, 2 जरूर तैयार कर लेना। तो यह है मास पे भी होता है सर। यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट मास, सॉरी, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, तो ये होगा लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। इस चार्ज के बदले मास लिख लोगे, इस चार्ज के बदले मास लिख लोगे, इस चार्ज के बदले मास लिख लोगे, इस चार्ज के बदले यहां पे मास पटक देना, मास पटक देना, मास पटक। तो ये तो बड़की बड़की वाला खेल हो गया। तो क्या सर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है? यस। क्या लीनियर मास डेंसिटी भी होता है? यस। वो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं अपन बेटा, राइट? और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं 12th क्लास में। अरे सर क्या बात है, मस्त मजा आया। अब देखेंगे आप लोग बेटा, ऐसे ही जैसे ये पढ़ाया छुटकी छुटकी, वैसे ही अब पढ़ो, सॉरी बड़की बड़की बड़की, तो अब पढ़ो छुटकी छुटकी छुटकी। तो अगर मैंने लिखा लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, होगा छुटकी चार्ज बाय छुटकी लेंथ।
अगर मैंने लिखा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा छुटकी चार्ज बाय छुटकी एरिया। अगर मैंने लिखा वॉल्यूम छुटकी चार्ज बाय छुटकी वॉल्यूम, ये देखो सब कुछ मिल गया हमें। हमें लीनियर चार्ज अगर लिखना है तो चार्ज छोटा सा लोगे, इतने से में कितना चार्ज है और उसको उतने से लेंथ से डिवाइड करोगे। लेंथ डीएल भी हो सकता है, ध्यान रखना। अगर सिग्मा लिखना है तो ये क्यू बाय एल भी होगा, अगर टोटल चार्ज क्यू टोटल एरिया ए है। अगर छोटे से पे निकालना है तो यहां पे सिग्मा लिखेंगे डी क्यू बाई डी ए, यहां पे लिखेंगे डी क्यू बाई डी वी। तो हमें क्या जरूरत पड़ता है, ऑलवेज हमें जरूरत पड़ता है इस डी क्यू चार्ज का। तो डी क्यू कभी भी निकालना है तो लैम्डा डीएक्स यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कभी भी डी क्यू यूज करना पड़ेगा तो हम सिग्मा डी ए यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। और अगर कभी चार्ज यूज करना पड़ेगा तो हम रो डीवी यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो यहां से हमें समझ में आया सर कि लीनियर चार्ज और सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज का ऑपरेशन कर डाला तो जीवन जिंगल आला, है कि नहीं बेटा? बोलो मस्ती बड़ा गेम है, जीवन का मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ सर क्या बात है। अभी पढ़ाया मैंने चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा नीट ने 2020 में। तो जरा सा देखते हैं नीट का 2020 का क्वेश्चन। 2020 में नीट में एक क्वेश्चन पूछा है कि मान लो एक सरफेस है, ओके कलर चेंज करता हूं, ओके इसके ऊपर चार्ज मान लो कितना है क्यू, ओके दोस्त, और इसका रेडियस कितना है, मान लो ये वाला कितना है, मान लो ये स्मॉल आर कैपिटल आर मान लो, और यहां से अपन ने क्या किया, एक और स्फीयर है मान लो, ओके इसका रेडियस स्मॉल आर है मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, मजा आ रहा है। ये अनचार्ज है मान लो, पहले से चार्ज रख के भी कर लेंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। अब इसको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया फाइन वायर से, बोला इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा 1 और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा 2। तो बताओ ये सिग्मा जो होगा वो किस रेशियो में होगा। तो क्वेश्चन वाले ने बोला फाइंड रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी, फाइंड रेशियो ऑफ, जल्दी बताओ, चार्ज डेंसिटी, रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी। बोलो बेटा मजा आ रहा है? तो कितना होगा जल्दी बताओ, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का वैल्यू बताओ, ये पूछा क्वेश्चन वालों ने। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये पता ना है हमें। हाँ सर, ए क्या होगा वो बताओ, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या। ये अभी सॉल्व करते हैं फिर ऑप्शन बनाएंगे, पहले सॉल्व करते हैं। सीख रहे हो, मैं तुम्हें चार्ज डेंसिटी सिखा रहा हूं, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसका आंसर करते हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट डेवलप करके ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं तुमसे कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं तो ये सब हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, नीचे कॉपी कर लिया हूं, टेंशन मत लो। अब मैंने माना कि इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, क्योंकि ये स्फीयर है। क्या है ये? स्फीयर। और ये स्फीयर कैसा है? कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग। तो जो भी चार्ज होगा वो कहां पे होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अगर इसके ऊपर Q चार्ज दिया तो चार्ज कहां पे होगा। सर कंडक्टिंग है तो जो भी चार्ज देते हैं वो सरफेस पे जाता है, ये मैंने खूब बताया है और इसको प्रूव करूंगा। जो भी चार्ज दे देंगे वहां कहां पे जाएगा, सरफेस पे। जो भी चार्ज देते हैं वो कहां पे जाएगा, सरफेस पे। जो भी चार्ज देते हैं वो कहां पे जाएगा, सरफेस पे। तो इसमें कौन सा चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसीलिए पूछा सिग्मा का रेशियो बताओ। क्या सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। तो सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 होगा इसके ऊपर जो मिलने के बाद चार्ज है प्लस इसका सरफेस एरिया, क्योंकि अभी सिखाया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज बाय सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का। बोलो मजा आया क्या जीवन। ऐसे ही अगर मैं बोलता इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ सिग्मा 2, इसका चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। बोलो मजा आया क्या। हाँ सर जबरदस्त, जिंगा लाला, जिंगा लाला हो रहा है। अब मैंने तुम्हें सिखा दिया है कि Q1 का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने बताया हुआ है कि Q1 का जो वैल्यू होगा, Q1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, Q1 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वो R1 के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये चीज क्या था सर, कि चार्ज जो भी होगा वो रेडियस के प्रोपोर्शनल है।
तो हो जाएगा Q1 बाय Q2। देखो Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R बाय R। क्या इस चीज में किसी को डाउट आया क्या कि Q1 बाय Q2 R बाय R जो मैंने लिख दिया? नहीं सर, ये कल की क्लास में मतलब थर्ड लेक्चर में पढ़ाया है और अभी भी लिखा था और अभी भी फॉर्मूला लिख देता हूं तुरंत से। कैसे लिखोगे इसको जरा सा बताओ तो। लिखूंगा मैं Q1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R प्लस R इंटू Q। Q2 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R प्लस R इंटू Q। डिवाइड कर दो, Q1 बाय Q2 करोगे तो हो जाएगा R डिवाइडेड बाय R प्लस R इंटू Q। और फिर यहां पे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा R डिवाइडेड बाय, तो ये ऊपर चला जाएगा चौथा नंबर वाला, क्या होगा जल्दी बताओ? R प्लस R। अरे बोलो, और ये Q तो इसी के साथ है ना, इंटू Q। ये समझ आया कि नहीं आया भैया? खुद करो, डिवाइड करो अभी तुरंत, तो तुम्हें समझ आएगा कि ये खुपाच और ये टकाक, ये खुपाच और खुपाच, तो ये R बाय R हो गया। यही तो सर आप बढ़ाए थे। हाँ, Q1 बाय Q2 क्या हो जाएगा? जिसका रेडियस उस पर डिपेंड करे। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया बेटा, तो मैं क्या लिखा? Q1 बाय 4 पाई R का स्क्वायर। ये क्या हो गया जल्दी बताओ? ये हो गया इसका सिग्मा, और इसका Q2 बाय 4 पाई R स्क्वायर। जब क्वेश्चन वालों ने बोला रेशियो, तो रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? डिवाइड कर दो। तो जब मैंने सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 लिखा, तो ये यहां का हो गया Q1। अरे वाह, बहुत शानदार, समझ आ रहा है दोस्त? यहां का हो गया Q1 और यहां का हो गया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। फिर नीचे हो गया ये सिग्मा 2 मतलब Q2, और ये क्या हो गया दोस्त जल्दी बताओ? 4 पाई, वो क्या हो गया? R का स्क्वायर। बोलो दोस्त, मजा आ रहा है? तो ये दोनों तो निपट गया ना सर। ये खुपाच खुपाच, ये Q1 बाई Q2 और यहां पे स्मॉल R स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। Q1 बाई Q2 इंटू स्मॉल R स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। और अभी पढ़ाया मैंने Q1 बाई Q2 किसके बराबर है? कैपिटल R बाय स्मॉल R के। देखो मजा आ रहा होगा तुम्हें। ये ऊपर में है कैपिटल R बाय स्मॉल R, यहां पे स्मॉल R का स्क्वायर बाय कैपिटल R का स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करोगे तो खुपाच खुपाच, एक पावर कैंसिल आउट हो गया, तो ये स्मॉल R बाय कैपिटल R हो गया। मजा आ गया सर। चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू R, बट सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। एक जबरदस्त चीज सिखाया मैंने। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अरे रे रे रे, इसका मतलब क्या? ये जो चार्ज डेंसिटी होता है ये हमेशा रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई भी चार्ज डेंसिटी है, सपोज करो इस तरीके से, ये देखो 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 देखो, जान के मैंने ऐसा बनाया चार्ज डेंसिटी, तो वो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे ऐसा कोई भी शेप है, तो यहां का रेडियस देखो काफी पतला सा है, देख रहे हो? यहां पे रेडियस इतना छोटा सा है, यहां पे बड़ा शार्प रेडियस है, तो यहां का चार्ज बहुत ही डेंसर होगा। इसका ये मतलब है चार्ज खूब सारे होंगे यहां पे एकदम भर भर के। लेकिन थोड़ा सा रेडियस बढ़ा तो चार्ज दूर दूर होगा, थोड़ा और बढ़ा तो और दूर होगा। इसका ये मतलब है कि जितना बड़ा रेडियस का सर्कल बनेगा, देखो देखो ये कितना बड़ा रेडियस का सर्कल बन रहा है, इतना बड़ा रेडियस का सर्कल, तो ये चार्ज उतना ही दूर दूर होगा, दूर 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 दूर। लेकिन जैसे ही फिर से इसका रेडियस इतना ही बड़ा बनेगा, देखो सर्कल बना लिया करो ऐसे ही, एस्टिमेटेड है ये, तो यहां का जो होगा चार्ज वो थोड़ा सा रिलेटिवली इससे नजदीक होगा, तभी तो डेंसिटी बढ़ेगी। फिर यहां पे थोड़ा सा फ्लैट दिखा तो थोड़ा दूर दूर करेंगे, लेकिन फिर से यहां शार्प दिख रहा है तो यहां नजदीक नजदीक हो गया। फिर से यहां फ्लैट दिख रहा है, यहां दूर दूर चार्ज हो गया, दूर दूर हो गया। फिर से यहाँ पे शार्प दिख रहा है, यहाँ पे नजदीक नजदीक चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे बहुत नजदीक है। तो ये मैं कैसे लिखा? ये जो मैंने बताया है तुम्हें कि चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये ऊपर ये चीज मैंने बताया है। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट समझ रहा हूं मैं, और यही चीज तुम्हें समझना है कि ये अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा जानते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेगा। तो यहाँ पे बहुत क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, एकदम भर भर के भर भर के भर भर के। लेकिन यहाँ पे दूर दूर निकलेगा, देखो दूर 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 दूर
दूर दूर कितना गैप है, लेकिन यहाँ पे भी क्लोजर होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना यहाँ पे क्लोज है। लेकिन एक फील्ड लाइंस दूसरे से कट वट नहीं करेगा और सब कंडक्टर के सरफेस पे 90 डिग्री बनाएगी, तो इस सब चीज का ख्याल रखना है। देखो लेकिन यहाँ पे दूर बनेगा, देखो दूर बनेगा, देख रहे हो गैप आया तो दूर बनाना शुरू किया, लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली नजदीक बनाना शुरू कर देंगे। देखो रिलेटिवली उससे नहीं, फिर यहाँ पे दूर दूर बनेगा, क्या मजा आया तुम्हें, फिर यहाँ पे नजदीक नजदीक बनेगा। ये क्या बता रहा है सर कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्व 1/ROC, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके ऊपर मस्ती भरा गेम समझ में आया। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलेंगे एक और जबरदस्त लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए। हम हैं नायाब सीरीज में और हम बच्चों को बना रहे हैं फोड़ू। तो ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, सिग्मा 1/σ2 किसके बराबर होगा, ये R/R के बराबर होगा। इसमें R/R लिख लो, R² लिख लो, कैपिटल R² लिख लो, तो आंसर क्या होगा ये, यानी कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ये दो होमवर्क करेंगे। और हम हैं नायाब सीरीज में जहां पे फिजिक्स बिल्कुल फोड़ा जाएगा और एकलव्य सीरीज में अपन फोड़ेंगे केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, फोड़ते रहिए, लगे रहिए। और मैं भी दमदार तरीके से लगा हुआ हूं, जान लगा के मेहनत करेंगे, फोड़ फाड़ डालेंगे, तोड़ता डालेंगे। थैंक यू, लव यू, बाय।